हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बेटा हम पढ़ने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। इस चैप्टर से अब तक जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो फॉरेन के, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के ना, जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो 1 मार्क वाले हो, 2, 3 या फिर 5 मार्क्स वाले हो, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पहले लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो देखो बेटा, क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने एलसीआर के बारे में पढ़ा होगा। एलसीआर का मतलब होता है कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर ना, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर तीनों चीजें इंक्लूड हो। और जो यहाँ पे अपोजिशन आता है विच इज कॉल्ड इम्पीडेंस बोलते हैं उसको ना, कि एलसीआर के अंदर जो भी अपोजिशन आएगा, अपोजिशन का मतलब है कि जो करंट को अपोज कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं यहाँ पे इम्पीडेंस। और जो ये अपोजिशन होता है इम्पीडेंस विच इज कॉल्ड जेड ना, इसकी वैल्यू जो मिनिमम होती है वो होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे बोलते हैं बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 1/√LC। जिसने एलसीआर के बारे में पढ़ा होगा उसे इस चीज के बारे में पता होगा। ओके, तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है, 1/√LC है। इस फ्रीक्वेंसी पे जाके जो करंट अपोजिशन है वो मिनिमम होता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब अपोजिशन मिनिमम है इसका मतलब करंट मैक्सिमम पास होगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता था रेजोनेंस कंडीशन। अभी यहाँ पूछा है क्वालिटी फैक्टर। तो देखो, जो क्वालिटी फैक्टर है उसे क्यों से डिफाइन करते हैं, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता क्या है, ये दिखाता है कि कोई भी रेजोनेंस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, मतलब कि एक तरह से शार्प कहाँ पर है उसका ग्राफ। इसे बेसिकली बोला जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कंडीशन पे इस फ्रीक्वेंसी पे जो आपका ग्राफ है वो कितना शार्प है। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटी फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। तो जो क्वालिटी फैक्टर का मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम लिख सकते हैं VL से, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होता है बेटा VR से लिख देते हैं इसको। आपको पता है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है करंट इनटू अपोजिशन। और जब हम इंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो इंडक्टर में जो बेटा अपोजिशन होता है उसे हम XL से डिनोट करते हैं, और जो रेजिस्टर के अंदर अपोजिशन होता है उसे नॉर्मली हम लिखते हैं रेजिस्टेंस से। तो यदि मैं यहाँ पे देखा जाए, तो यदि मैं यहाँ पे करंट से करंट काट दिया जाए तो बेटा आपके पास क्या आता है, XL/R। तो क्वालिटी फैक्टर का मेरे पास एक फॉर्मूला आया ओमेगा XL/R, और जो XL की वैल्यू होती है वो होती है बेटा ओमेगा L विद रेस्पेक्ट टू R। डिवाइड कर देंगे यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि आपको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 1/√LC। ये आया L/R। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा 1/R√L/C। तो बेटा यहाँ तक तो हो गया आपका ये डिफाइन, कि डिफाइन क्वालिटी फैक्टर। अब आगे पूछा है व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। देखो आपको बताया कि बेटा जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू रजिस्टर। तो देखो वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है। इट मीन्स क्या है, दोनों की वोल्ट ऊपर आएगा, वोल्ट ही नीचे आएगा। यूनिट जो लिखेंगे हम तो ये कट जाएगा, तो इसकी क्या होगी, नो यूनिट। तो ध्यान रखना जो क्वालिटी फैक्टर है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बेटा कि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5। आप लोगों ने पावर फैक्टर के बारे में सुना होगा। पावर फैक्टर होता है एक ऐसा टर्म जो ये इंडिकेट करता है या ये बताता है कि किस सर्किट के अंदर पावर होगी, या कौन पावर डिसिपेट करेगा या कौन नहीं करेगा। जैसे आपको पता है मैक्सिमम पावर जो डिसिपेशन होता है वो रजिस्टर के अंदर होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर बिल्कुल भी पावर स्टोर नहीं होती। तो इंडक्टर कोई पावर डिसिपेट नहीं करता, ना बेटा कैपेसिटर पावर डिसिपेट करता है। मैक्सिमम पावर क्या है, जो कौन करता है, रेजिस्टर करता है। तो पावर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोस फाई से। कोस फाई का मतलब ये होता है कि पावर फैक्टर। और यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पावर फैक्टर है बच्चे उसकी वैल्यू हमें पता है 0.5 है। इसका मतलब कोस फाई की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 0.5। और आप जानते हैं 0.5 का मतलब बेटा 1/2। तो कोस फाई 1/2 कहाँ पे होता है, बेसिकली आप जानते ही होंगे फाई की वैल्यू कहाँ पे आ गई, 60 डिग्री ना। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई फेज डिफरेंस बताना है आपको वोल्टेज और करंट के बीच में, तो वो कितना है, 60 डिग्री है।
फेज बोले तो एक तरह से एंगल, ये पूछ रहा था कि करंट और वोल्टेज में कितना फेज है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो मैं यहाँ पे तीन चीजें क्लियर कर देता हूँ आपकी ना। यदि आपके किसी एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा होगा, बोले तो रेजिस्टर लगा होगा, तो जो वहां पे अपोजिशन होगा विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यदि किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा होगा, और जब इंडक्टर के बारे में बात करेंगे हम, तो जो वहां पे अपोजिशन आएगा उसे बोलेंगे बेटा हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे उसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको एक्सएल से लिखते हैं, रेजिस्टेंस वाले को बेसिकली आर से लिखते हैं। लेकिन यदि हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे कि किसी सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा रखा है, तो जो वहां पे अपोजिशन आएगा, जो वहां पे करंट को अपोज करेगा, उसे बोलेंगे बेटा हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पे यही पूछा गया है कि भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस को डिफाइन करो। तो देखो बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? दैट इज द अपोजिशन इन कैपेसिटर विच इज रिप्रेजेंट बाय एक्सी, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। जो ओमेगा होता है वो आपको पता है कि क्या होता है? ट्वाइस पाई इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, और सी यहाँ पे है ही। तो एक्सी का मतलब हो गया बेटा 1/ओमेगा सी विच इज अपोजिशन इन द कैपेसिटर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 पाई न्यू सी। यहाँ तक ओके है। आगे पूछा गया है कि राइट इट्स एसआई यूनिट। देखो जो अपोजिशन है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ध्यान रखना, चाहे वो इंडक्टिव का हो, चाहे वो रेजिस्टर का हो, चाहे बेटा वो कैपेसिटर का हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो होता है बेटा 1/ओमेगा सी। तो अब देखो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है? विच इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और अपोजिशन में ग्राफ बनवा रहा है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये तो होता है एक्सी। इसमें और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनेगा। आप देख रहे हैं कि जो एक्सी है वो क्या है बेटा? इनवर्सली टू ओमेगा है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि ओमेगा यदि इंक्रीज होगा इसका मतलब अपोजिशन डिक्रीज होगा, यदि ओमेगा डिक्रीज होगा तो अपोजिशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ बना दो। आपको पता है इनवर्स ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये फ्रीक्वेंसी है या फिर ये ओमेगा, ये आ गया बेटा उसका अपोजिशन इन कैपेसिटर। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर शो ऑन ए ग्राफ द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। इट मींस क्या है कि यहाँ पे आपको जो है इसका फेजर डायग्राम नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको इसका वेव डायग्राम बनाना है। देखो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है किसी सर्किट के अंदर यदि आपने एक इंडक्टर लगा दिया है, ये इंडक्टर है आपका, आपने यहाँ पे एसी सोर्स ज्वाइन कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, आपको पता है कि जो एसी वोल्टेज होती है वो होता है बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो इंडक्टर में करंट आता है, आपको पता है कि जो इंडक्टर में करंट है वो π/2 लैग बिहाइंड होता है। ध्यान रखना। एक चीज और बता देता हूँ आपको नोट करने वाले, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी थ्योरी साथ साथ बताता रहूंगा जिससे कि आपको जो है डाउट्स क्लियर होते रहे कि एक्चुअली में क्या है क्वेश्चन में, या फिर क्या चीजें होती है ये सब ना। देखो जहां पर भी रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस होगा कि किसी सर्किट के अंदर केवल रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो वहां पे अपोजिशन क्या रहेगा? आर रहेगा। और जो करंट और जो वोल्टेज है जिसे ई से डिनोट करते हैं, ये क्या रहेंगे बेटा? सेम फेज में रहेंगे, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बच्चे E इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट की इक्वेशन भी क्या रहेगी? आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये रहा रेजिस्टेंस वाला पार्ट ना। यदि किसी में इंडक्टर लगा दिया जाए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडक्टर में लगाने के बाद जो यहाँ पे अपोजिशन आता है उसे लिखते हैं बेटा एक्सएल से। वो क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। और यहाँ पे जो करंट की इक्वेशन होती है एज कंपेयर टू वोल्टेज के, वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा टी माइनस π/2 का मतलब है कि देखो जो वोल्टेज का फेज है, यहाँ पे लिखा है वोल्टेज का जो फेज है वो क्या है बेटा? ओमेगा टी है। लेकिन जो करंट का फेज है वो क्या है? ओमेगा टी माइनस π/2 है। इट मीन्स करंट क्या कर रहा है? इसमें लैग कर रहा है, करंट लैग बिहाइंड बाई π/2। तो इंडक्टर में करंट क्या करता है? लैग बिहाइंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस में जो है सेम फेज में रहता है। यदि कहीं पर कैपेसिटर लगा दिया जाए, अब देखना मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? कैपेसिटर ले लिया ना।
किसी सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हो, तो जो यहाँ अपोजिशन आता है उसे बोलते हैं हम XC, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/ωc। और जो यहाँ कैपेसिटर वाले केस में करंट की इक्वेशन आती है वो आती है बच्चे I=I0 sin ωt प्लस π/2। तो देखो यहाँ जो करंट है वो लीड कर रहा है π/2 से ना, तो ध्यान रखना कैपेसिटर वाले करंट केस में करंट लीड करता है कितने से, π/2 से। जो इसका फेज एंगल है वो π/2 ज्यादा रहेगा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। इंडक्टर में कम रहेगा π/2 और रेजिस्टर में क्या रहेगा बेटा, सेम फेज में रहेगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आओ वापस। क्वेश्चन में पूछा कि भाई जो आपका AC सोर्स है यदि उसमें इंडक्टर लगा रखा है हमने, ओके, तो इंडक्टर लगाने का मतलब है कि जो करंट है आपका वो कैसे रहेगा, π/2 डिले रहेगा, देखो लैग बिहाइंड रहेगा। तो वी कैन से उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ωt माइनस π/2 रहेगा। तो आपको अब वोल्टेज और करंट को दोनों को जो है एक डायग्राम बनाना है वन कंप्लीट साइकिल के लिए, मतलब उसका आपको वेव डायग्राम बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, आपको पता है, थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I=I0 sin ωt, यहाँ से π/2 माइनस कॉमन लेके π/2 माइनस ωt कर देते हैं इसको, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस साइन बाहर आ गया। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस का I0 साइन π/2 माइनस ωt विच इज इक्वल टू माइनस I0 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है बेटा कोस थीटा, तो विच इज इक्वल टू कोस ωt। तो मेरे पास जो करंट की इक्वेशन आती है वो ये आती है और वोल्टेज की ये आती है। दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। चलो बनाओ। देखो यदि मैं इसका वेव डायग्राम बनाता हूँ, आपको पता है वोल्टेज का ग्राफ तो साइन का ग्राफ बनेगा, और इसका जो पीक है वो कितना है, E0 है, ये रहा यहाँ पे ना, साइन का ग्राफ बना दिया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि करंट का भी इसी में बनाना है। देखो बेटा करंट के ग्राफ में क्या होगा, करंट का ग्राफ में माइनस का बनेगा और कोस का ग्राफ बनेगा। मतलब जो कोस का ग्राफ बनेगा वो कहाँ से शुरू होगा, माइनस में से शुरू होगा, नेगेटिव से ना। तो बेटा आपको इसको कहाँ से शुरू करना है, नीचे से शुरू करना है ग्राफ को ना। चलो ग्राफ को शुरू कर दो नीचे की तरफ से। कैसे बन जाएगा ये, यहाँ से ये ऐसे ऐसे आएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है इसका जो बेसिकली पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ EMF इन AC इज E0। ओके, जो आपकी वोल्टेज की पीक वैल्यू है वो हमें गिवन है E0 है। राइट इट्स RMS वैल्यू। देखो RMS करंट या RMS वोल्टेज का एक रिलेशन फिक्स होता है कि जो IRMS या फिर ERMS होता है वो पीक वोल्टेज का 1/√2 टाइम्स होता है। ध्यान रखना बेटा, I0/√2, जो कि क्या होता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो ये हो जाता है 70.7% ऑफ पीक वोल्टेज। यदि करंट का है तो करंट का पीक करंट, यदि वोल्टेज का है तो बेटा 70.7% रहेगा किसका, पीक वोल्टेज का। ओके, आगे पूछा है एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल। देखो एवरेज वैल्यू चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, एक पूरे साइकिल के दौरान कितनी होती है, 0 होती है, ध्यान रखना। तो पूरा कितना रहेगा, एक साइकिल के दौरान जो एवरेज वैल्यू है वो बेटा कितनी हो जाएगी, 0। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए प्योर इंडक्टेंस 2mH। यहाँ पे देखो हमें L की वैल्यू गिवन है, L कितना है 2mH, M का मतलब मिली, इसका मतलब 2 × 10⁻³ हेनरी। ये हमें L की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में I भी हमें गिवन है बेटा, I इक्वल टू क्या है 15 cos 300t एम्पियर। ये आपको I की वैल्यू पता है। तो आपको पता है कि यदि मैं इस इक्वेशन की कंपेयर करूं तो आप साफ देखेंगे कि जो यहाँ पे I0 है, पीक वैल्यू कितनी है बेटा, I 15 हो गई हमारे पास, I0 हमारा 15 हुआ। L की वैल्यू हमें पता है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा गया RMS एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल। देखो आपको एवरेज वैल्यू तो पता ही है, अभी मैंने पीछे ही डिस्कस किया था कि कहीं पर भी एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी होगी, 0। एक पूरे साइकिल के दौरान निकालनी हमें क्या है, IRMS निकालना है। और आपको IRMS का फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे, वो क्या होता है बेटा, I0/√2। अब I0 तो गिवन ही है, तो सीधा 15/√2, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी है।
खत्म। ये सब चीजें ऐसे ही बिना मतलब में गिवन थी हमें ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन द टर्म वोटलेस करंट। देखो बेटा अब आपको यहाँ समझना है एक चीज ना, वोटलेस करंट नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, वोटलेस। वोट का मतलब आप जानते हैं पावर होता है, कि एक ऐसा करंट जहां पर जो एवरेज पावर है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो ध्यान रखना बेटा वोटलेस करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, कि एक ऐसा एवरेज करंट, एक ऐसी एवरेज पावर जहां जीरो हो जाए उस करंट को बोलेंगे वोटलेस करंट। तो क्या बोलेंगे हम, कि द करंट एट विच एवरेज पावर विल बी जीरो दैट इज कॉल्ड वोटलेस करंट। और जो इसका वोटलेस करंट का जो एक्सप्रेशन होता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो बेटा वोटलेस करंट जो होता है वो होता है आई आर एम एस साइन फाई, ध्यान रखना। और जो वोट फुल करंट होता है जिसकी वजह से पावर आती है, किसके अंदर, केवल और केवल रजिस्टर के अंदर पावर स्टोर होती है, मैंने पहले भी बताया था, ध्यान रखना। इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर स्टोर नहीं होती। तो वोट फुल करंट कौन सा होता है बेटा, आई आर एम एस का कोस कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट क्या होता है, वोटलेस करंट है, और जो जिसकी वजह से पावर हो रही है वो कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट होता है। अगले क्वेश्चन में आओ, 10वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे हैं, ए रिएक्टिव एलिमेंट इन एन एसी सर्किट कोज द करंट फ्लोइंग टू लीड इन फेज बाई पाई बाई टू। मैंने आपको पीछे ही बताया था अभी कि जहां पे करंट लीड करता है, करंट लीड बेटा किस में करता है, कैपेसिटर के अंदर है। इसका मतलब ये सर्किट कौन सा हो गया, कैपेसिटर हो गया। क्योंकि आपको मैंने इक्वेशन लिखी थी पीछे, ये होती है बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, कि जहां पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है पाई बाई टू से ना। यहाँ नीचे पूछा गया है कि टू लैग इन फेज बाई पाई बाई टू। अब यहाँ पे करंट क्या है, लैग कर रहा है। लैग के लिए मैंने इक्वेशन लिखी थी पीछे। लैग किस में होता है बच्चे, इंडक्टर में होता है। तो ये क्या हो गया भाई बेटा, ये हो गया आपका इंडक्टर। टू द पॉइंट क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, देखो जो किस ईयर में क्वेश्चन आया है वो मैंने सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन ईच केस। तो पहले वाला बेटा कैपेसिटर हो गया और दूसरे वाला क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। अब आ जाओ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। देखो 2 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस है कि टू द पॉइंट रिपीट होता है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक कैपेसिटर सी, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है आर। इसने वेरिएबल लिखा है तो हम ये एरो लगा देते हैं ऐसे, ये सी है ये आर है। एंड ए बल्ब बी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए एसी मेंस इन द सर्किट एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है एक हम इसने बल्ब लगा रखा है, और यहाँ पे बेटा इसने क्या कर रखा है, ये एसी सोर्स लगा दिया आपका ना। जो आपको नॉर्मल सी बात है कौन सी वोल्टेज देगा, E इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये वाली वोल्टेज आपको ये सप्लाई कर रहा है। ये कैपेसिटर है बेटा, ये क्या है, रेजिस्टर है। पूछा क्या है, द बल्ब ग्लो विद द सम ब्राइटनेस। यदि मैं यहाँ मान लेते हैं की लगा रखी है ना, की को यदि मैं क्लोज करता हूँ तो जो बल्ब है वो कुछ ब्राइटनेस से जल रहा है, डन, ओके। हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज, इसकी ब्राइटनेस चेंज कैसे होगी, कब, नंबर एक केस, फर्स्ट केस क्या पूछ रहा है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कीपिंग रेजिस्टेंस आर टू बी सेम। ये बोल रहा है कि जो यदि हम इस कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुटअप कर दे, मतलब कि इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर दे बेटा, डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल देते हैं। और आपको पता है कि यार जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या काम करता है, जो आपका कैपेसिटेंस, यदि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हो तो जैसे ही हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं तो जो उसका कैपेसिटेंस है वो हो जाता है बच्चे के टाइम्स। कैपेसिटेंस तुरंत बढ़ जाता है के टाइम्स ना। अब यहाँ ब्राइटनेस की बात कर रही थी कि भाई ग्लो कैसे चेंज होगा। अब आपको पता है ग्लो का मतलब होता है बेसिकली करंट से ना। यदि बेटा करंट बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, करंट यदि बच्चे घट जाएगा तो इसका मतलब ब्राइटनेस जो है घट जाएगी। हम देख लेते हैं कि भाई जो करंट है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बेटा कैपेसिटर लगा रखा है, कैपेसिटर में अपोजिशन क्या होता है, XC होता है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू इंटू सी होता है। अब देखो आपने जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं आप ओमेगा ना, वो तो AC सोर्स वाली है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो जो XC हुआ वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, C के ऊपर, कि आपका जो अपोजिशन है वो केवल कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। और आपने अभी देखा कि आपने डाइलेक्ट्रिक पुटअप किया यहाँ पे ना, डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते ही क्या हुआ बच्चे, कि जो C है वो बढ़ गया, C बढ़ते ही XC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो घट जाएगी आपकी। तो जो कैपेसिटर में जो करंट को अपोज करता है विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना,
इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई। अब जब बेटा रिएक्टेंस ही घट गया, मतलब जो करंट को रोकने वाला है, तो यहाँ पे जो करंट है वो कितना हो जाएगा, करंट आपको पता है क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन। अपोजिशन क्या है, यहाँ पे एक्सी है। यदि एक्सी घट गया, इसका मतलब करंट क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो आप क्या देखेंगे कि जो इस वाले केस में जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक के बीच में क्या डालेंगे, आप कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं, तो आप फील करेंगे कि जो आपकी ब्राइटनेस है वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ब्राइटनेस इंक्रीजेज। सेकंड केस देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड केस में लिखा है बच्चे, द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीजिंग कीपिंग द सेम कैपेसिटर। अच्छा, इस बार इसने क्या काम किया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। जो इसने लगा रखा था ना वेरिएबल रेजिस्टर, इसने इस बार इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दी। ओके, लेकिन सी क्या है बेटा, सेम है। सी को इसने नहीं छेड़ा, डन। अब देखते हैं, देखो जैसे ही रेजिस्टेंस इसने बढ़ाया, तो आपको पता है यार, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब R बढ़ते ही वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ गया। समझते ना चीजों को, देखो ये टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है पेपर में। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा, किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो क्या होगा, तो जो आपका बल्ब है उसके देखो दोनों लगे हैं सीरीज में, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो रेजिस्टेंस लेगा, कुछ वोल्टेज क्या लेगा भाई, बल्ब लेगा। क्योंकि सारा जो यहाँ से एसी से जो वोल्टेज आ रहा है पीक, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ई नोट है। ये कुछ रेजिस्टेंस में जाएगा, कुछ जाएगा बल्ब के अंदर ना। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यार रेजिस्टेंस जो था उसका वोल्टेज अक्रॉस तो बढ़ गया, तो भाई जो इसके अक्रॉस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज था वो तो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज कम जाएगी। अब यदि यहाँ वोल्टेज घट जाएगी, इट मीन्स क्या है कि इसकी ब्राइटनेस बेटा घट जाएगी। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे ही आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो ब्राइटनेस है वो हो जाती है बच्चे चेंज। चेंज कैसे हो जाएगी, और वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ नंबर हो रखा है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो L है आपके पास, जो L गिवन है हमें, वो गिवन है बेटा 40 मिली हेनरी 10 की पावर -3 हेनरी। C की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 100 माइक्रो फेरड, एंड R की वैल्यू भी बच्चे गिवन है 50 ओम। पूछा क्या है इसने, R लगा रखा है, यहाँ पे C लगा रखा है और L भी लगा रखा है, ये तीनों की वैल्यू हमें गिवन है। पूछा गया है कि द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस, आपको न्यू निकालना है। न्यू आपको पता है क्या होता है, न्यू की वैल्यू क्या है, जो बेटा न्यू होता है हमारा, न्यू आप जानते हैं, ओमेगा की बात कर रहा हूं मैं। ओमेगा होता है 1/√LC। यहाँ से हम न्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यू होता है हमारा ट्वाइस पाई इंटू न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 1/2π√LC। ये हमारी आ गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है ये ना। तो यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी निकाल लो। आपको देखो एल की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, पाई पता ही है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसे मैं नहीं कर रहा सोल्व, ये इजीली आपको केवल सिंप्लीफाई करना है। आगे पूछा क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटा क्वालिटी फैक्टर का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, 1/R√L/C। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे आर भी पता है, आपको सी पता है, आर एल पता है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फिगर गिवन बिलो, यहाँ पे 220 वोल्ट के आपने, ये आपने 220 वोल्ट का लगा रखा है यहाँ पे एसी ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। 80 इसका हमें एल की वैल्यू पता है 80 मिली हेनरी, तो इसका मतलब 80 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हेनरी हो जाएगा। ये बेटा हमें एल की वैल्यू गिवन है, डन। आगे देखो सी भी पता है 60, ये तो सेम ही क्वेश्चन है बेटा, देखो पीछे वाले की तरह है ना। सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालना है न्यू, और क्वालिटी फैक्टर क्यों निकालना है। आपको क्वालिटी फैक्टर का भी सेम फॉर्मूला है 1/R√L/C। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
शो द करंट लीड द वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2 इन एसी सर्किट कंटेनिंग आइलियर कैपेसिटर। देखो इसके बेटा दो डेरिवेशन है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं ड्राइव नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन आप डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना कि भाई प्रूव करके दिखाओ कि जो इंडक्टर है या जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करता है कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है एज कंपेयर टू वोल्टेज के। वोल्टेज हमारा आता है ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन यदि हम इंडक्टर में बात करें, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि प्रूव करो कि जो करंट है इंडक्टर के अंदर कितना होता है बेटा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन आप अच्छे से कर लेना, टू द पॉइंट 3 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो यदि आपको नहीं आएगा, फिर भी आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन करने चाहिए डेराइव वाले इन्हीं को सीरीज में, तो आप मेरे को एक बार कमेंट की वजह से मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अगले नेक्स्ट वीडियोस के लिए क्या करना है, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि जो आपका एसी सोर्स है, आपने सोर्स लगा रखा है 200 वोल्ट का, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। The voltage across the resistor, capacitor and inductor are given 200, 250 and 250 वोल्ट। इट मीन्स क्या है, हमें बेटा रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, वी आर, वो हमें पता है बेटा 200 वोल्ट है हमारे पास। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है हमारी वी सी, वो हमें पता है 250 वोल्ट है। और जो बेटा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है आपकी वी एल, वो भी हमारी कितनी है, 250 वोल्ट है, ये हमें गिवन है। पूछा गया है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द थ्री एलिमेंट इज ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, हाउ इज दिस पैराडॉक्स रिजॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे जाके 2019 में भी ये क्वेश्चन आया टू द पॉइंट, ऐसे ही 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया यही। देखो समझ लेते हैं ये क्या बोल रहा है कि जो इन तीनों वोल्टेज का सम है, सम बोले तो यदि मैं सारी वोल्टेज को जोड़ूं, अब देखो जोड़ूं, आपका जो इनका जो एल्जेब्रिक सम बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल, ये नेट वोल्टेज आ गया इसका। सारा एल्जेब्रिक जोड़ने के बाद, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अभी इसने क्वेश्चन में लिखा था नॉर्मली कि एल्जेब्रिक जो है क्या होगा, सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या होगा बेटा, 200 प्लस 250 प्लस 250, तो दिस विल बी 700। तो ये आपका 700 वोल्ट आ गया, डन। इसके हिसाब से 700 आया। लेकिन यदि मैं इसका सोर्स वोल्टेज निकालूं, आपको पता है कि इफेक्टिव वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारा वी आर का स्क्वायर, आपने एलसीआर पढ़ा होगा तो आपको जानते होंगे ये फॉर्मूला, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। यदि मैं इसके हिसाब से वोल्टेज निकालूं, आप पुटअप करें, वी एल और वी सी तो बराबर है बेटा, यहाँ पे देखो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। वी आर का स्क्वायर क्या है, 200 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया बेटा, 200 वोल्ट आ गया। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इफेक्टिव वोल्टेज है, वो तो जो नेट वोल्टेज है वो हमारा 200 आया, और जो इनका एल्जेब्रिक वाला वोल्टेज है, यदि मैं सबको जोड़ता हूं तो बेटा ये आ रहा है 700 वोल्ट ना। तो ये तो पहली बात तो डिफरेंस है, ओके। अब बोल रहा है कि इसे आप सोल्व कैसे करेंगे। देखो ये यही शो करता है कि भाई जो ये पैराडॉक्स है ना, वो फेजर डायग्राम बना के सोल्व होता है, न कि डायरेक्टली रिजोल्व करके ना, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम के हिसाब से सॉल्यूशन आता है इसका, ध्यान रखना। तो दिस पैराडॉक्स रिजोल्व बाय द फेजर डायग्राम ऑफ द एलसीआर, ओके। केवल इसका यही आंसर है। आगे लिखा है गिवन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द आर इज, यहाँ पे आर की वैल्यू बेटा गिवन है कितनी, 40 ओम। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई क्या होता है आप जानते हैं, नॉर्मल सी बात है कि ई नोट अपॉन में जो भी अपोजिशन है, और अपोजिशन क्या होता है, जेड। लेकिन यहाँ पे आपको वी एल वी सी गिवन है, इसका मतलब कंडीशन कौन सी होगी, रेजोनेंस वाली। तो बेटा यहाँ अपोजिशन क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन में आर, और ये आपको पता ही है कितना है, 200 है, डिवाइड में जो आपका आर है, आर की वैल्यू बेटा 40 गिवन है, ये कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 5 एम्पियर, ठीक है। वैसे ध्यान रखना जो करंट होता है वो होता है बेटा वोल्टेज अपॉन में अपोजिशन, लेकिन यहाँ पे वीएल और वीसी बराबर गिवन थे, इसलिए क्या हो गया, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि अ रजिस्टर आर एंड एन एलिमेंट एक्स are connected in series to a AC source of the voltage. The voltage is found to lead by the current in phase by pi by 4। ये क्या बोल रहे हैं, ये लीड कर रहा है करंट को ना,
तो बेसिक सी बात है यार, करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब कैसा होगा बेटा, कैपेसिटर होगा। आगे देखते हैं अभी क्या पूछ रहा है। एंड इफ x इज रिप्लेस बाय द अनदर एलिमेंट y, द वोल्टेज लैग बिहाइंड बाय द करंट। अब पहले जो x था तो वो करंट तो लीड कर रहा था, लेकिन अब इसने क्या करा, x को रिप्लेस करके y कर दिया। अब क्या कर रहा है, करंट जो है बेटा इसमें लैग बिहाइंड कर रहा है आपका। लैग बिहाइंड किस में करता है वो आपको पता है बेटा, इंडक्टर में करता है। तो x क्या हो गया आपका, कैपेसिटर, और इंडक्टर y क्या हो गया, इंडक्टर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट x एंड y। तो देखो ये तो हो गया नॉर्मल सी बात है, x आपका कैपेसिटर है और आपका y क्या है, इंडक्टर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हेन बोथ x एंड y आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द r। यदि इसने क्या काम करा, इसने जो भी आपके ये एलिमेंट थे x और y दोनों को जो है क्या काम कर दिया, एक रजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ दिया। ये रजिस्टर था बेटा, ये आपका एसी सोर्स लगा दिया, डन। विल द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इन मैक्सिमम और मिनिमम जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि जो पावर डिसिपेशन है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। देखो आपको पता है कि बेसिकली पावर क्या होता है, पावर होता है बेटा ERMS IRMS कोस फाई। और कोस फाई ही एक ऐसा टर्म है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है, विच इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर। ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, क्या बोलेंगे इसको, पावर फैक्टर। तो कोस फाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, R अपॉन जेड होता है यहाँ पे ना, और जेड आप जानते हैं क्या होता है, R अपॉन रूट, विच इज कॉल्ड अपोजिशन इन LCR। क्योंकि देखो यहाँ पे L भी है, इंडक्टर भी लगा रखा है, कैपेसिटर भी लगा रखा है और रजिस्टर भी लगा रखा है। तो यहाँ बेटा अपोजिशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो बेटा कोस फाई की वैल्यू हमारे पास बच्चे ये हो गई। अब यहाँ पे गिवन क्या है, देखो कि जो XL है और जो XC है वो बराबर है और R भी हमारा बराबर है। यदि तीनों चीजें ही बराबर है तो इट मीन्स क्या है कि जो आपका कोस फाई है वो क्या हो गया बेटा, 1 के बराबर हो गया। कोस फाई 1 के बराबर है तो पावर आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि देखो एक और मैं ट्रिक बताता हूँ इसकी, कि जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है वो तो नॉर्मल सी बात है, पावर को रेजिस्ट ही नहीं करते, वो पावर डिसिपेट नहीं करते। तो इसके हिसाब से तो पावर आएगी नहीं। पावर किसके हिसाब से आएगी, केवल और केवल रजिस्टर के हिसाब से आएगी। यदि रजिस्टर के हिसाब से पावर आएगी तो जो रजिस्टर का फेज डिफरेंस होता है वो मैंने बताया था सेम फेज में होते हैं, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है वहां पे, 0। यदि वहां पे 0 होगी तो बेटा नॉर्मल सी बात है, कोस फाई 0 हो गया, कोस 0 कितनी होती है, 1 होता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ERMS इंटू IRMS। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये सेम उसी क्वेश्चन पे बेस है जैसे पीछे हमने किया था कैपेसिटर वाला क्वेश्चन ना। लिखा है अ लैंप इज कनेक्टेड विद ए कैपेसिटर, ये सेम ही आ गया। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस कॉम्बिनेशन कनेक्टेड इन टर्न अक्रॉस AC एंड ए DC। ये बोल रहा है कि यदि आपने पहले एक सर्किट के अंदर आपका एक सर्किट में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बेटा एक ये क्या लगा रखा है, आपने कैपेसिटर लगा रखा है। ये आपका AC है, शुरुआत में एक बार इसने AC जोड़ा और ये कैपेसिटर जोड़ा ना। तो पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट चेंज वुड बी नोटिस इन ईच केस इफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। यदि इनका जो है कैपेसिटेंस हम बढ़ा दे तो आपको ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है केवल बस। तो जरा बताओ। आपको पता है कि जैसे हम करंट बढ़ाते हैं तो आपका अपोजिशन क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी होता है। आपने कैपेसिटेंस बढ़ाया, कैपेसिटेंस बढ़ाते ही XC की वैल्यू क्या होगी बेटा, घट गई। XC घटते ही जो करंट है वो क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ गया। तो भाई यहाँ पे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ओके, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अभी बात कर रहे हैं DC वाली ना, कि DC की बात कर रहे हैं। तो यार जैसे ही DC होगा तो आपने जैसे DC वाली वोल्टेज शुरू करी, DC में आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, 0। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी ही 0 है, DC की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, अब आपको पता है कि जो अपोजिशन होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 0। इसका मतलब जो अपोजिशन आया वो हो गया 1 अपॉन 0, और समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब बेटा जो आपका अपोजिशन है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इनफाइनाइटली अपोज कर रहा है, तो ये करंट को पास ही नहीं होने देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो DC को ब्लॉक भी करता है। यदि ये DC पास ही नहीं होने दे रहा, इसका मतलब जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, 0। बल्ब आपका जलेगा ही नहीं, बल्ब विल नॉट ग्लो, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन alternating voltage V is equal to Vm sin omega t applied to a circuit LCR, derive the current equation। करंट हमें पता है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर। ये भी देखो वोल्टेज एसी वाली पावर का डेरिवेशन है ये, कि पावर स्टोर्ड इन एसी। तो इसका भी डायरेक्ट डेरिवेशन जो मैं बता रहा था पीछे की, जो पावर आती है हमारी एवरेज, वो आती है बेटा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोस ऑफ फाई। ये डेरिवेशन आपका यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेना। आगे पूछा है क्वेश्चन में क्या, कि फोर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक पावर, लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। ये बोल रहा है कि जो आपका जैसे ही आप जो है सर्किट को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर दूर तक, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो ट्रांसमिशन के दौरान इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन। मतलब कि जो आपका ट्रांसमिशन है उसमें ज्यादा पावर लॉस होता है। क्यों? देखो आप जानते हैं इस बात क्या, कि जो पावर फैक्टर है वो बेसिकली क्या होता है हमारा, वो होता है बच्चे आर अपॉन में जेड। ठीक है, जब आपने देखा कि जो आपका लो पावर फैक्टर है क्या, कोस फाई ना, इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है एंड जो हायर पावर लॉस है वो क्या होते हैं, पावर और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है बेटा, इनवर्सली होता है ना सिस्टम के अंदर ना। दैट्स वाई, यही रीजन है कि जो आपका पावर लॉस है वो ज्यादा होता है जब आप क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। देखो बेटा 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सेम वही क्वेश्चन आ गया कि आपकी जो सर्किट के अंदर क्या लगा रखा है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, आपके पास यहाँ लैंप लगा हुआ है और एक सोर्स लगा है। तो आपको बताना है हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द कैपेसिटर रिड्यूसेस द कैपेसिटेंस एंड द फ्रीक्वेंसी। यदि आप कैपेसिटेंस घटा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो दोनों केस में नॉर्मल सी बात है भाई, ये जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि बेटा एक्स सी होता है हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इसने बोला कि ओमेगा सी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, 2 पाई न्यू सी होता है, एक्स सी हमारे पास क्या हो गया 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, ये हमारे पास एक्स सी आया। अब आप साफ देख रहे हैं इसने पहले केस में कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया, यदि पहले में बेटा सी बढ़ा दिया, सी बढ़ाते ही क्या होगा, एक्स सी तो घट जाएगा भाई, क्योंकि इनवर्सली है। न्यू बढ़ाएगा तो भी आपका एक्स सी घट जाएगा, नहीं घट, हाँ सी बढ़ाया तो बेटा एक्स सी जो है बढ़ गया, सी घटाया, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बेटा रिड्यूसिंग कैपेसिटेंस, यदि इसने सी को घटा दिया है, सी को घटाया है तो एक्स सी बढ़ेगा बच्चे, और फ्रीक्वेंसी भी घटाई है तो भी एक्स सी बढ़ेगा। एक्स सी बढ़ने का मतलब है कि जो अपोजिशन है वो बढ़ रहा है, और बेटा कहीं यदि अपोजिशन बढ़ रहा है इसका मतलब जो करंट है वो घटेगा, करंट घटेगा तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी डिम, तो आपका जो बल्ब है वो बहुत ही स्लो जलेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस, मतलब आपको फाई की वैल्यू बतानी है कि आपका फेज डिफरेंस क्या होगा एलसीआर सर्किट के दौरान। विच वन लीड्स इन फेज, करंट और वोल्टेज, ये भी बताना है कि करंट लीड कर रहा है या आपका बेटा वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे बच्चे, हमें गिवन है L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी, पहली बात, C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, दूसरी बात, और हमें रेजिस्टेंस भी पता है, हमें सब कुछ तो गिवन है। ठीक है, LCR तीनों की वैल्यू पता है, और हमारे पास बेटा लिखा हुआ है V इज इक्वल टू V नोट साइन 1000 t प्लस 5। 1000 t प्लस 5 का मतलब है, देखो ये ओमेगा होता है, ओमेगा t प्लस 5, इसका मतलब बेटा हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता है 1000 है। पहले हम यही निकाल लेते हैं कि भाई 5 कितना होगा। तो देखो ओमेगा आपको मिल गया 1 अपॉन 1000 है। यदि मैं यहाँ से 10 का फॉर्मूला लगाऊं, आपको पता है फेज के जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कोस फाई वाला आर अपॉन जेड, एक होता है बेटा टेन फाई। टेन फाई क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाई आर। जिसने एलसीआर पढ़ा है बेटा ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्ससी होता है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइड में आर। देखो ओमेगा हमें गिवन है, एल हमें गिवन, सी गिवन हमें, आर हमें गिवन ना। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो बेटा जो इसका आंसर आता है वो आएगा 135 डिग्री, चेक कर लेना इसको आप। ठीक है,
अगली बात पे आओ। अब पूछा गया था कि करंट और वोल्टेज कौन सा लीड कर रहा है। फाई तो हमें निकल गया, फेज डिफरेंस तो। अब कौन लीड कर रहा है, इसके लिए आप क्या देखेंगे कि देखो जो एक्सएल है और जो एक्ससी है, उन दोनों में से कौन ज्यादा है कौन नहीं है। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू निकालेंगे, आप क्या देखेंगे कि जो एक्सएल है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्ससी के। इसका मतलब सर्किट कैसा है भाई, सर्किट जो है कैपेसिटिव है। और यदि कैपेसिटिव हुआ तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट बेटा क्या करता है, लीड करता है। तो यहाँ पे करंट क्या है, लीड कर रहा है। कितने एंगल से, 135 डिग्री से, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडिशनल कैपेसिटेंस सी टू बी सी टू बी कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द कैपेसिटर सी। अब बोल रहा है कि कोई चेंज नहीं करना। आपने क्या काम करा, एक कैपेसिटेंस को सी डैश एक कैपेसिटर लिया, उसे आपने सी के साथ में पैरेलल में जोड़ दिया। आपने यहाँ पर एक क्या है, एक कैपेसिटर जोड़ दिया बेटा ऐसे ना, इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर यूनिटी। इसने क्या बोल दिया है यहाँ पे कि जो पावर फैक्टर है, मतलब जो आपका कोस फाई है वो कितना है, 1 हो जाए। तो आपको सी की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा, को पावर फैक्टर का वैल्यू आप जानते हैं कि जो आपका कोस फाई है क्या होता है, वो होता है आर अपॉन में जेड। और इसने इसकी वैल्यू क्या दी है, 1 दी है। तो आर डिवाइड बाई जेड की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, जेड होता है बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। अब हम थोड़ा सा इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो ये आ गया मेरे पास आर स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, दोनों तरफ का मैंने बेटा क्या काम कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये बन गया आपका। यहाँ पे ओमेगा की टर्म में खोल लेते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होता है बच्चे ओमेगा एल और एक्स सी होता है बेटा ओमेगा सी। ये आपका खुल गया, ये आ गया मेरे आर स्क्वायर। जब आप ये सिंप्लीफाई करेंगे ये तो कट गया आपका। ये इधर आने के बाद जब आपकी जो वैल्यू आएगी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, क्या आ गया बेटा हमारे पास, 1 आ गया। तो ओमेगा एल इजकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आ गया। यहाँ से आप जो है निकाल लीजिए सी की वैल्यू, एल पता है आपको, सी पता है। जो आपका पूरा नेट कैपेसिटेंस आएगा वो आया बेटा मेरे पास सोल्व करने के बाद 10 की पावर माइनस 5 फेरड। इसका मतलब 10 माइक्रो फेरड। ये पूरा का पूरा कैपेसिटेंस तब आया जब हमने पावर फैक्टर 1 मांग लिया ना। अब इसने बोल रहा है कि कितना हम एडिशनली चेंज डालें ना, वहां पे जोड़े उसमें ना। अब आपको पता है कि आपने पहले कितना लगा रखा था, आपका पहले जो कैपेसिटेंस था वो 2 का था। तो अब नेट आपका जो कैपेसिटेंस आया वो आया 10 माइक्रोफेरड, 2 का आपने पहले से लगा रखा है। इसका मतलब जो आपने जोड़ना पड़ेगा बेटा एडिशनल वाला वो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटेंस जो है डायरेक्ट जुड़ता है C1 प्लस C2 से। तो जो आपका एडिशनल वाला जोड़ना पड़ेगा वो कितना होगा 8 माइक्रोफेरड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 माइक्रोफेरड। देखो क्वेश्चन ये कब आया है, 2016 में आया है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर शो दैट द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स और ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इंडक्टर हो चाहे बेटा कैपेसिटर हो, किसी भी के अंदर ना इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर जो पावर होती है वो एवरेज पावर कितनी होती है, जीरो आती है। केवल रजिस्टर पावर डिसिपेट करता है, क्योंकि जो कोस फाई होता है जिसे हम बोलते हैं ना पावर फैक्टर, वो उसकी वैल्यू 1 होती है केवल रजिस्टर वाले केस में, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन यदि मैं इंडक्टर या कैपेसिटर की बात करूं तो दोनों के अंदर ही जो फेज डिफरेंस है वो बेटा पाई बाई 2 का होता है। एक में प्लस पाई बाई 2, एक में बेटा माइनस पाई बाई 2। तो इसी हिसाब से जो कोस फाई है जो पावर रेजिस्ट करता है, जो पावर डिसिपेशन के लिए जिम्मेदार है, विच इज कॉल्ड पावर फैक्टर, उसकी वैल्यू ही 0 होती है इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर ना, क्योंकि कोस 90 0 होता है। तो इसलिए क्या है पावर वो रेजिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें डेरिवेशन करना है आपको, कि प्रूव करके दिखाना है कि जो कैपेसिटर के या इंडक्टर के अंदर पावर होती है वो 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम कैपेसिटर पे बेस है। अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर। यहाँ इंडक्टर है आपके पास और ये आपका क्या है बल्ब लगा रखा है ना। बोला गया है कि यदि मैं की को क्लोज कर देता हूँ तो कुछ ना कुछ लैंप की ब्राइटनेस आएगी, लेकिन यदि मैं इंडक्टर के अंदर एक कोई भी क्या कर देंगे आयरन रोड इंसर्ट कर देते हैं, आयरन रोड इंसर्ट करते ही इसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें निकालना है।
चलो देखते हैं। आपने देखा है कि यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने बेटा, एल लगा रखा है। एल का मतलब होता है अपोजिशन, आपका क्या होगा, एक्सएल आएगा इसमें। इंडक्टर के अंदर अपोजिशन क्या आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है बच्चे ओमेगा एल। अब यहाँ ओमेगा तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपने जो सोर्स लगा रखा है वो आपका ई नोट साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा तो फिक्स है आपका। इसका मतलब जो अपोजिशन है वो डिपेंड करता है बेटा एल के ऊपर। एल क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चलो एल की वैल्यू देखते हैं। अब यदि एल हो गया चेंज, इट मीन्स क्या है कि आपका अपोजिशन चेंज हो जाएगा, और अपोजिशन चेंज हो गया तो करंट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, तो आपकी ब्राइटनेस चेंज होने का है। चेंज होगी, घटेगी या बढ़ेगी देख लेते हैं। तो भाई जैसे आपने आयरन रोड डाली तो एल पे क्या फर्क पड़ा, ये देखो। आपने 6 चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कोयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है वो होता है बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अब देखो इसने क्या काम करा यहाँ पे, ये कब है, ये तब है जब यहाँ पे वैक्यूम है ना, नंबर एक इक्वेशन। यदि आपने कोई मटेरियल डाल दिया तो एल डैश मान लेते हैं, ये बन जाएगा, तो ये बन गया म्यू, दिस विल बी एन स्क्वायर ए एल। दोनों को यदि मैं डिवाइड मार दूं तो बेटा जो एल डैश बाई एल आएगा वो आ गया मेरे पास म्यू अपॉन में म्यू नोट, और ये क्या होता है, ये होता है वन म्यू अपॉन में म्यू नोट। उल्टा कर दिया क्या, नहीं थोड़ा चेंज करते हैं इसको। तो बेटा हाँ ठीक है, म्यू अपॉन में म्यू नोट है। तो म्यू क्या होता है, म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, जो क्या होती है बेटा किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो जो म्यू आर है आपका, म्यू इजकल टू क्या बनेगा बेटा, म्यू इंटू म्यू आर। यदि मैं यहाँ मीडियम की डालूं, दिस विल बी म्यू नोट इंटू म्यू आर डिवाइड बाई म्यू नोट, तो ये बेटा कट गया। तो जो मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस आया वो क्या आया, म्यू आर टाइम्स एल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे आप किसी भी मटेरियल को डालते हैं इसके बीच में तो उसकी कुछ ना कुछ तो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटिव परमेबिलिटी के टाइम्स हो जाएगा उतना ना, इसका मतलब इंक्रीज हो गया। यदि आपका बेटा एल बढ़ गया, एल बढ़ते ही आपका एक्सएल भी बढ़ गया। यदि आपका एक्सएल बढ़ गया तो आपका अपोजिशन बढ़ गया, तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चे, घट गई। तो आप क्या देखेंगे, इस वाले केस में जो बल्ब है वो क्या करेगा, थोड़ा सा डिम जलेगा, इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्या बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडिशनल कैपेसिटर विच में बी जॉइंट। ये देखो सेम ही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया था ना, जिसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आई थिंक 8 माइक्रोफैराड आया था। तो ये सेम ही क्वेश्चन है बेटा, देखो सारी की सारी डिजिट भी इसकी सेम है, आपका पैटर्न भी सेम रहेगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस, मतलब आपको फाई की वैल्यू बतानी है बेटा, कितना होगा फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में। आपको गिवन क्या क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो 2015 में आया वो एडिशनल क्वेश्चन वाला। ठीक है, ये डिक्टो सेम टू सेम है, सेम एज प्रीवियस जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है बेटा, देखो लिखा है एन इंडक्टर L of inductance XL is connected in series with a bulb B and an AC source। मतलब एक इंडक्टर है आपके पास, ये रहा, इसके साथ में आपने एक बल्ब लगा रखा है और एसी सोर्स साथ में लगा दिया आपने सीरीज में ना, ऐसे। आपको पता है एसी वोल्टेज तो बेटा क्या होता है, ए नोट साइन ओमेगा टी होता है, ये आपने अप्लाई कर दी यहाँ पे एसी वोल्टेज ना। हाउ वुड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज रिड्यूस्ड। यदि आपने क्या काम करा, इस इंडक्टर के अंदर एन की वैल्यू को घटा दिया है तो। अब देखो बेटा, आपको पता है यार, जो एक्सएल होता है वो होता है बेटा ओमेगा इंटू एल। इसने एल के बारे में कोई चेंज नहीं करा अभी ना, ठीक है, एल कुछ नहीं बोला इसने, केवल क्या बोला है, ओमेगा के बारे में बोला है कि जो ओमेगा है वो इसने चेंज कर दिया है। अब यदि इसने ओमेगा चेंज करा है तो नॉर्मल सी बात है, देखो ओमेगा नहीं, इसने पहले वाले केस में बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी, इसने क्या काम करा है, एल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स आएगा ना वो चेंज करा है। आपको पता है एल का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। यदि इसने एन को क्या किया, घटाया कि बढ़ाया, रिड्यूस किया है, तो बेटा यदि एन डिक्रीज हो गया इसका मतलब एल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एल घटते ही बेटा एक्सएल भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यदि अपोजिशन घट गया इसका मतलब करंट की वैल्यू बच्चे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो पहले वाले केस में क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। तो ब्राइटनेस क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो गया।
दूसरे वाले केस में आयरन रोड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर, ये पीछे हमने डिस्कस किया था। जैसे ही आप आयरन रोड डालते हैं इसके अंदर तो क्या होगा, एल डैश जो है वो म्यू आर टाइम्स हो जाता है इनिशियल वाले के। तो यहाँ पे भी आपका एल क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। एल बढ़ते ही आपका एक्सएल भी बढ़ गया। एक्सएल बढ़ते ही बेटा फिर क्या होगा, करंट आपका डिक्रीज हो गया। तो इस वाले केस में आपका जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड केस क्या बोल रहा है, a capacitor of reactance Xc is equal to XL is inserted in the series with the capacitor। यदि हम जो हमारे पास ये इंडक्टर था इसके साथ में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, ये एसी सोर्स आपका पहले से लगा हुआ है, ये एसी हो गया बच्चा। तो एक्सएल और यहाँ गिवन है हमें कि जो एक्सएल है और जो एक्सी है बोथ आर सेम, मतलब जो इनका अपोजिशन है वो दोनों बराबर है। एक्स और एक्सी क्या है बेटा, बराबर है। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। तो इस वाले केस में करंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी बताना है। देखो आपको साफ पता है, जब आपने एल और सी लगाया है तो आपका बेटा जो अपोजिशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तो कट गया, जीरो आ गया भाई, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी है। तो आपने देख रहे हैं कि जेड इजकल टू आर है, मतलब आपका जो इम्पीडेंस है वो ही मिनिमम है आपका ना। यदि बेटा आपका इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो करंट जो है सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ चलेगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर। तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इन एलसीआर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब वही है कि आपने जो है एक एसी जोड़ रखा है, सोर्स लगा रखा है यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी, दैट इज पीक वैल्यू, और ये एल है यहाँ पे बेटा, ये सी है, और ये बच्चे क्या है, आर है, एल सी आर, ये आपने सर्किट लगा रखा है। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द करंट विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यदि देखो हम नॉर्मल एक ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का, तो ये होता है बेटा, इस तरह का ग्राफ आता है, ध्यान रखना। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√LC। इस फ्रीक्वेंसी पे जो है करंट पीक पे रहता है आपका ना, ये इसका ग्राफ है। यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो भी बेटा करंट घटता है, यदि आप फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो भी करंट घटता है, ध्यान रखना इस चीज को ना। क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2, और R1 क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू R2 से। तो एक बात सोचो जरा, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, इस पे करंट जो है इतना आ रहा है भाई। यदि आपने रेजिस्टेंस बेटा कम कर दिया, इसका रेजिस्टेंस कम करते ही क्या होता है, I होता है इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम करा तो करंट बढ़ जाएगा। तो आप क्या देखते हैं, जो इसका शार्पनेस है जिसे हम क्वालिटी फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है ये R2 वाला है, R2 कम है एज कम्पेयर टू R1 के, तो आप क्या देखेंगे, इसका जो करंट है वो बढ़ जाता है। तो इसका ग्राफ ये हो गया यहाँ तक वाला ना, जो ग्राफ बनाया गया था ना। राइट द कंडीशन अंडर विच द फिनोमिना ऑफ द रेजोनेंस अकर। ये भी आपको मैंने बता रखा है पीछे ही कि जो रेजोनेंस कंडीशन होती है वो क्या होती है, कि यदि बेटा हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर विच इज इक्वल टू 1/√LC हो जाए, ये कब होती है, जब हमारा एक्सएल बराबर एक्सी होता है। यदि हमारा ऐसे हो जाए तो जो हमारा अपोजिशन होता है, अपोजिशन की वैल्यू होती है बच्चे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखो यदि ये दोनों बराबर हो गए तो ये तो हट गया, तो जो अपोजिशन है वो आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और यदि कहीं अपोजिशन बेटा मिनिमम हो गया, इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस पूरी कंडीशन को ही बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, कि यदि किसी एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर आपकी जो एक्सएल है वो एक्सी के बराबर हो जाए, तो जो आपका अपोजिशन है वो मिनिमम होता है और करंट की वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम होती है। इसे बोलते हैं क्या, रेजोनेंस कंडीशन। आगे पूछा है फॉर विच वैल्यू ऑफ द रेजोनेंस आउट ऑफ द टू कर्व ए शार्प रेजोनेंस इज प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि ये इस ग्राफ जो हमने ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ को देख के बताओ कि इन दोनों ग्राफ में से कौन से ग्राफ का जो क्वालिटी है वो शार्पनेस जो है वो अच्छी होगी। फॉर विच वैल्यू ऑफ द कर्व टू ए शार्प रेजोनेंस इज प्रोड्यूस। तो आपको पता है शार्प रेजोनेंस को हम क्वालिटी फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/√L/C। तो यहाँ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, तो बेटा देखो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका क्वालिटी ज्यादा।
तो इसलिए क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, और कम किसका होगा, सबसे ऊपर वाले का, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ही आपको जो ट्यूनिंग होती है ना एलसीआर के अंदर वो अच्छी होगी, बेस्ट मिलेगी। तो ध्यान रखना क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, इसके हिसाब से हम इसे सोल्व करेंगे। डन। आगे लिखा है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में केवल ये तो पहले डिस्कस कर लिया है क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने वाला। आगे लिखा है इसका सिग्निफिकेंस। तो बेटा देखो सिग्निफिकेंस के बारे में क्या है कि ये केवल क्या दिखाता है, ये दिखाता है जो भी आपकी रेजोनेंस की शार्पनेस है ना, उसके बारे में ही ये डिस्कस करता है बस केवल ना, कि भाई पीक जो है कहाँ पे करंट की वैल्यू पीक होगी बस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी इफ एल इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे देखो एल की वैल्यू गिवन है बच्चे 20 मिली हेनरी, सी की वैल्यू गिवन है बेटा 800 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर माइक्रोफेरेड, और आर भी हमें गिवन है 110 ओम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। और देखो आपको पता है बेटा कि जो एवरेज पावर है वो किस में होती है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होती है इसकी एवरेज पावर की वैल्यू। ये कहाँ पे होती है, ये केवल और केवल रेजिस्टिव सर्किट में होती है। और कब होती है, जब आपका सर्किट कैसा रहता है, रेजोनेंस होता है, क्योंकि भाई रेजोनेंस कंडीशन में ही करंट की वैल्यू बेटा क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है सबसे ज्यादा, तो एवरेज पावर भी सबसे ज्यादा वही मिलेगी। तो बस आपको वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो बस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/√LC, क्योंकि बेटा इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा 1/√LC। डन। आगे पूछा कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड। देखो बेटा करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करंट आपको पता ही है आई नोट क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स होता है आई आर एम एस का। तो पहले आपको IRMS निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से आप IRMS निकाल लो। आपको पता है IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे VRMS डिवाइड बाय अपोजिशन। अपोजिशन क्या है बेटा Z, तो यहाँ पे पहले आप Z कैलकुलेट करेंगे, और Z आपको साफ दिख रहा है कि उसने बोला है कि जो पावर है वो क्या रहे, मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर कहाँ मिलती है, जहाँ आपका करंट मैक्सिमम हो, और करंट मैक्सिमम का मतलब होता है रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, Z जो है वो R के बराबर होता है, तो बेटा ये R के बराबर आ जाएगा। और आपका वोल्टेज आपको गिवन ही है 220 वोल्ट डिवाइड बाय R की वैल्यू 110 है, ये कट के बच्चे कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। तो आपका IRMS मिल गया, हमें आई नोट हमें निकालना था। आई नोट क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स इंटू IRMS, तो ये आ गया बेटा 2√2, दैट इज आवर आंसर। खत्म। तो क्वेश्चन को आप ध्यान रखना डील कैसे करना है, जो चीजें गिवन है ना पहले उस पर कंसंट्रेट करें, फिर सोचिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, किस तरीके से आप क्वेश्चन को लीड करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 46। ये लिखा है कि V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्योर कैपेसिटर। ओके, आपने एक एसी सोर्स लगा रखा है कैपेसिटर के अक्रॉस। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट। करंट की इक्वेशन ड्राइव करनी है आपको ना, जो मैंने पीछे बता रखी है पहले, क्या आएगी बेटा, ये आती है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि इन केस ऑफ कैपेसिटर जो करंट है वो क्या काम करता है बेटा, लीड करता है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बताना है आपको। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा, XC होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/ωc। यहाँ से एक बात हो रहा है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रूव दैट कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है। देखो बेटा एक्सी क्या होता है, यहाँ पे एक बात समझाता हूँ आपको, बहुत काम की चीज है। एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ωc। यदि मैं इसके अंदर एसी फ्लो कराता हूँ तो बेटा एसी क्या होता है, एसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज आती है, जो अपने इंडिया में आ रही है 1/2π/ν। ये न्यू है, उसकी वैल्यू है 50 ना। और यदि फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है तो बेटा अपोजिशन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, और अपोजिशन मिनिमम रहेगा तो करंट क्या करेगा, पास हो जाएगा मैक्सिमम ना। तो इसलिए क्या काम करता है, एसी को जो है कैपेसिटर फ्लो करा देता है। यदि इसके अंदर डीसी फ्लो करती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है, मिनिमम मैक्स 0 होती है बिल्कुल ना। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसका मतलब उसका जो अपोजिशन है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और अपोजिशन मैक्सिमम रहेगा तो बेटा क्या होगा, करंट जो है फ्लो ही नहीं करेगा, करंट आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम बिल्कुल। ठीक है बच्चे, अगली बात पे आओ। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक कर रहा है।
अगली बात पे आ बेटा, यहाँ पे शायद ना कुछ बाहर शादी वादी हो रही है, थोड़ी सी आवाज आ रही है, यहाँ पे डिस्टरबेंस है, मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। जो बेटा एक्सेल है, एक्सेल क्या हो रहा है, ओमेगा एल होता है, ओमेगा होता है आपका फ्रीक्वेंसी। यदि मैं यहाँ पे देखो, आप एसी के केस में बात करें, एक्सेल वाले इंडक्टर वाले केस में एसी कितनी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी बच्चे होते हैं मैक्सिमम। यदि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ओमेगा नहीं है, न्यू है ये ना, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो अपोजिशन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। ये मैक्सिमम, तो बेटा एक्सेल भी मैक्सिमम हो गया। अपोजिशन मैक्सिमम हुआ तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम ना। तो ये क्या काम करता है, इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है, पास ही नहीं होने देता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन। वेट करिए अभी एक बार आप। हाँ जी बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, चलो इस पे बात करते हैं। यहाँ लिखा है, इन एन एसी एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू ए एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, obtain the expression for the impedance and draw the प्लॉट शोइंग इट्स वेरिएशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। देखो इम्पीडेंस का डेरिवेशन करना है आपको बेसिकली ना, यहाँ पे ना इम्पीडेंस आपको पता है क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये ड्राइव करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो आप लोग इजिली बड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल्स बेसिकली आए हैं पेपर में, जैसे ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 47 वाला, ये बेटा क्वेश्चन आया 2019 के अंदर ना, इसके 3 पार्ट है। तो पहले में तो ड्राइव करवा रहा है इम्पीडेंस के बारे में, और बोल रहा है कि आप जो है इसका ग्राफ बना के दिखाइए इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी पे। अब एक बात ध्यान रखना, देखो जो अपोजिशन होता है वो केवल एक फ्रीक्वेंसी होती है विच इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1/√LC। इस फ्रीक्वेंसी पे जो जेड है वो मिनिमम होता है, लेकिन जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो आप क्या देख रहे हैं, अपोजिशन भी बढ़ जाता है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बेटा घटाता हूँ तो अपोजिशन भी फिर भी बढ़ जाता है। तो केवल एक कंडीशन ऐसी है, एक फ्रीक्वेंसी केवल बच्चे ऐसी है कि जहां पे जाके हमें अपोजिशन मिनिमम मिलता है। जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आता है। ये बेटा यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ आ गया बेटा अपोजिशन। तो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ जो कि हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, इस फ्रीक्वेंसी पे कम से कम अपोजिशन होता है, जिसकी वैल्यू होती है Z=R। इससे ज्यादा यदि फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो भी ये बढ़ता है, इससे कम रखते हैं तो भी ये बच्चे बढ़ता है। तो आपका ग्राफ इसका कैसे आता है, ऐसे आता है, ध्यान रखना। यहीं पे कई बार ना क्वेश्चन में करंट का ग्राफ भी पूछ लेता है कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ क्या बनेगा। तो आप ध्यान रखना, करंट इसी फ्रीक्वेंसी पे जो आपका ओमेगा आर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC, इस पे करंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। लेकिन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो घटेगा, इससे कम होगी तो भी घटेगा। तो ये दोनों ग्राफ जो है आपस में उल्टे होते हैं, जेड वाला सीधा यू बनेगा, करंट वाला बेटा उल्टा यू बनेगा। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आगे लिखा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड इंडक्टर, voltage across inductor and the capacitor of the at resonance in the LCR circuit। आपको बताना है कि भाई जो इनमें फाई है, जो इनका फेज है वो कितना होता है, किस किस के बीच में, इंडक्टर कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। देखो आपको साफ पता है कि बेटा जो इंडक्टर है उसमें होता है π/2 पीछे, और जो कैपेसिटर है उसमें होता है बेटा π/2 आगे। देखो ये -π/2 और ये +π/2, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब जो VL और VC है वो दोनों 180 डिग्री फेज में होते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये पेपर में आने का चांस है, आपके जो पेपर होने वाला है 2023 वाला जो पेपर होगा उसमें आने का चांस है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड, इसी का थर्ड पार्ट है, इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। हमें यहाँ पे क्या है, करंट की वैल्यू पता है भाई, I = 1 एम्पियर है। भाई तो समझते रहना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, आपने 200 वोल्ट की डीसी लगाई, ठीक है, 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो करा, तो यहीं से पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो कि यार जो आपने डीसी लगा रखी है उसका रेजिस्टेंस एक्चुअली में कितना है। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I होता है। तो सीधा हो गया बच्चे, तो 200/1 = 200 ओम, ठीक है भाई। आपने डीसी लगाई तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आ गया बेटा हमारे पास कितना, 200 ओम। डन, आगे पढ़ो। व्हेन द सेम इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट AC,
जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स। अब यदि मैं एसी के केस में बात करूं तो एसी के केस में जो अपोजिशन आएगा वो आपको पता है भाई V अपॉन आई होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है बेटा 200 तो लगा रखा है आपने, लेकिन जो आपका करंट है वो 0.5 चल रहा है, तो यहाँ पे 0.5 से डिवाइड कर दे इसे, तो ये बन गया बच्चे हमारे पास 400 ओम। तो यहाँ अपोजिशन आया 400 का, यहाँ अपोजिशन आया बेटा कितने का 200 का। आगे क्वेश्चन में पढ़ो, एक्सप्लेन वाई। ये बोल रहे हैं कि यदि आप जो है एसी वाले सोर्स, जब आप एसी का लगाते हैं तो 0.5 करंट फ्लो करता है, यदि आप डीसी का लगाते हैं तो आपका 1 एम्पीयर करंट फ्लो करता है। तो आप इसे जो है एक्सप्लेन करें। देखो आपको साफ दिख रहा है, जब आप डीसी लगा रहे हैं बेटा तो आपका अपोजिशन जो है आर कितना आ रहा है 200 का आ रहा है, जब आप एसी लगा रहे हैं तो ये 400 का आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं क्या कि जो आपका जेड है ना, वो यहाँ पे बेटा देखो रेजिस्टेंस के साथ साथ आपने क्या कर रखा है एक्सएल भी लगा रखा है ना। तो जो अपोजिशन है बेसिकली क्या होता है, वो होता है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये होता है एलसीआर वाले केस में, लेकिन यहाँ पे सी तो है ही नहीं, तो बेटा जो अपोजिशन बनेगा वो बन गया हमारे पास आर स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर रूट। अब एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो आप, एक्सएल आपको पता है क्या होता है ओमेगा एल होता है, तो दिस विल बी बेटा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एल आपको पता है, ओमेगा आपको पता है, और आपके पास बेटा आर भी है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये वैल्यू आती है हमारे पास, सॉरी एल यहाँ से निकलेगा हमारे पास, क्योंकि जेड तो हम निकाल चुके हैं पहले से 400 है, तो यहाँ से हमने एल निकाला, तो एल की वैल्यू आई बेटा 1.10 हेनरी। यही हमें बाद में सेल्फ इंडक्टेंस निकलवा रहा था ये ना। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई जब हम डीसी लगा रहे हैं तो आपका जो 1 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, यदि हम जो है एसी लगा रहे हैं 0.5 की, तो वो फ्लो करता है बेटा एसी जो है मतलब कम कम करंट फ्लो करता है, क्योंकि उसका अपोजिशन ज्यादा होता है, ध्यान रखना ठीक है। और जो एल है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू पूछी थी, वो कितनी है, इतनी है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 48। ये वाला क्वेश्चन बेटा 2018 में आया है। ये क्या बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें करंट जो है लीड कर रहा है, देखो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। इसका मतलब बेसिक सी बात है कि यार ये कैपेसिटर है, जहां पर भी करंट लीड करे इसका मतलब वो क्या है बेटा कैपेसिटर है। राइट इट्स एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है एक्स सी होता है, विच इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी। ये होता है आपका अपोजिशन। इसमें ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट विद द टाइम ओवर वन साइकिल ऑफ द एसी फॉर एक्स। यहाँ पे ये ग्राफ बनवा रहा है, समझ रहे हो कौन सा वेव डायग्राम बनवा रहा है ये ना, किसका वोल्टेज और करंट का। तो बेटा इसे निकाल लेते हैं। आपको पता है कि जो कैपेसिटर है उसमें करंट फ्लो करता है बच्चे आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और जो वोल्टेज है वो होता है बेटा आई ई नोट साइन ओमेगा टी। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो ये दोनों का मैं ग्राफ बनाऊं तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। तो बेटा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ आई नोट कोस ओमेगा टी। देखो यदि मैं इनका दोनों का ग्राफ बना दूं तो वोल्टेज का ग्राफ तो यही बनेगा साइन का ग्राफ, जिसकी पीक वैल्यू क्या है ई नोट है। लेकिन जो करंट का ग्राफ बनेगा वो क्या बन रहा है बेटा, करंट का ग्राफ आपका कैसे जाएगा, कोस का ग्राफ जाएगा ना। और कोस का ग्राफ क्या है, कहाँ शुरू होता है, पीक से शुरू होता है, लेकिन जो वोल्टेज का जो करंट का है पीक वो थोड़ा सा कम होता है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ऐसा इसका आंसर था ये। आगे पूछा हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस एक्स वेरी विद द फ्रीक्वेंसी। आपका ग्राफ बनाना है, फिर से आपको साफ दिख रहा है एक्स सी क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और बेटा फ्रीक्वेंसी पे क्या है ये इनवर्सली है। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो अपोजिशन है वो क्या करेगा, घटेगा। शो दिस ग्राफिकली, ये रहा ग्राफ, ठीक है। आगे ड्रो फेजर डायग्राम फॉर दिस डिवाइस। देखो मैं यहाँ पे ना तीनों के फेजर डायग्राम बता देता हूँ आपको। यदि रेजिस्टेंस लगा होगा किसी सर्किट के अंदर तो जो इसका फेजर डायग्राम है, रेजिस्टेंस में जो है सेम फेज में होते हैं आपके करंट और वोल्टेज। तो बेटा आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका ई नोट आ गया, इसी में करंट आपको शो कर देना है, ये आई नोट आ गया, दैट इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा डायग्राम जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ हो विद रेस्पेक्ट टू फेज, मतलब जो एंगल के रेस्पेक्ट में दिखाया गया हो। जैसे यहाँ कैपेसिटर का फेजर डायग्राम पूछा गया है, आपको पता है बच्चे कि जो कैपेसिटर है ये मैंने पहले वोल्टेज का बना लिया, ये वोल्टेज का ग्राफ आ गया आपका ओमेगा टी डिग्री पे इतना। अब आपको पता है कि जो कैपेसिटर है उसमें जो वोल्टेज है जो करंट है वो पाई बाय 2 लीड करता है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 90 डिग्री पे आगे खींच देंगे ऐसे लाइन, ये करंट हो जाएगा आपका। लेकिन जो इसका पीक है वो ऑलवेज ई नोट से कम ही रहेगा। ये बेटा हो गया किसका, कैपेसिटर वाले का फेजर डायग्राम। यदि मैं बनाऊं वोल्टेज का फेजर डायग्राम, ये आपका किसका, इंडक्टर का बनाएंगे, ये वोल्टेज वाला हो गया। इंडक्टर में क्या होता है, π/2 पीछे होता है, तो बेटा यहाँ ये पीछे की तरफ आ जाएगा करंट की वैल्यू, ये करंट का हो गया। तो ये वाला हो गया इंडक्टर का फेजर डायग्राम, ये वाला कैपेसिटर का, और ये वाला रेजिस्टर का। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 49th क्वेश्चन, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज करंट एंड पावर इन वन साइकिल इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पे हमें 3 ग्राफ गिवन है, देखो ए बी एंड सी ना। आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, आपको ये बताना है कि भाई एक्स कौन सा डिवाइस है। देखो आप पहले ये देखो इसमें लीड कौन कर रहा है, इसके ग्राफ के अंदर कौन लीड कर रहा है, कौन आगे कौन पीछे। देखो जो ये ए ग्राफ है आपका ना, इसमें यहाँ इस वाले पे पीक है आपका ये ना, ओके। ये आपका एक पूरा साइकिल किसमें कंप्लीट हो रहा है, ये आप ऑब्जर्व कर लीजिए इसमें ना, कि क्या चीज क्या दिखा रही है ना। जो आपका ए ग्राफ है इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देखो कि जो नॉर्मली साफ साफ दिख रहा है आपको। देखो यहाँ से ये शुरू हुआ, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये आगे फिर 3π/2, ये 2π ना। तो ये जो बी वाला है ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये साइन का ग्राफ बना रखा है, तो नॉर्मल सी बात है साइन का ग्राफ है तो ये वोल्टेज वाला ग्राफ है आपका। पहली बात तो मेरे को ये मिली कि जो वी है बी है वो वोल्टेज है। दूसरी बात जो करंट है, करंट का भी देखो पूरा 2π पे जाके पीक बन रहा है, लेकिन ये कोस में बन रहा है ना, ये करंट का ग्राफ है। कोस में बनने का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये कैपेसिटर वाला ग्राफ है बच्चे। क्योंकि कैपेसिटर में आपको मैंने अभी पीछे बताया था, कैपेसिटर का क्या होता है, आई नोट कोस ओमेगा टी, जिसे हम क्या लिख लेते हैं, आई नोट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। यही तो होती है कैपेसिटर की इक्वेशन जो हमारी होती है बेटा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो है ग्राफ किसका है, करंट का है। तो ध्यान रखना, तो जो सी है वो क्या दिखा रहा है, सी आपका बेटा करंट को दिखा रहा है, बी आपका वोल्टेज दिखा रहा है, तो बचा हुआ क्या है, जो ए है वो पावर दिखाएगा आपका, खत्म। तो ये आपका पावर है। तो आप देख रहे हैं करंट इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, करंट आगे है। जब आपका वोल्टेज को आप देखेंगे यहाँ से, जब टाइम 0 है तो वोल्टेज 0 है, लेकिन टाइम 0 पे करंट की वैल्यू पीक है, इसलिए क्या होगा बेटा, करंट लीड करता है। करंट लीड कर रहा है कितना, π/2 ना। इट मीन्स ये कैसा है डिवाइस, ये डिवाइस बेटा कौन सा है, कैपेसिटर है। आगे पूछा है सेकंड केस में, विच ऑफ द कर्व, ये तो मैंने डिफाइन कर ही दिया, ABC कौन सा है, जस्टिफाई द आंसर। आगे पूछा है बेटा हाउ डज इट्स इम्पीडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी, मतलब कैपेसिटर का आपको बताना है। तो कैपेसिटर में आपको पता ही है कि इम्पीडेंस कैसे वेरी करता है। कैपेसिटर में क्या होता है, जो अपोजिशन होता है वो XC होता है, और वो फ्रीक्वेंसी पे इनवर्सली होता है। तो बेटा इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से ग्राफ, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, अब आपको यहाँ करंट की डेरिवेशन भी करनी है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, लीड करता है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये करना था आपको बस। ये ऑल इंडिया 2017 में क्वेश्चन आया था बेटा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR, यूज द फेजर डायग्राम टू, ये तो पूरा डेरिवेशन है बेटा। इम्पीडेंस की आपको डेरिवेशन करनी है Z की ना, क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपको ड्राइव करके दिखाना है बेटा, ठीक है। फाइंड द कंडीशन व्हेन द करंट विल बी इन सेम फेज विद द वोल्टेज, आपको ये बताना है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है करंट जो है सेम फेज में रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है यार, देखो सेम फेज का मतलब होता है बेटा VL इक्वल टू VC हो जाए आपका, बस। वो इज द कंडीशन कोल्ड, दिस इज कोल्ड रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 51 51 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है बेटा, 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 8 हेनरी का इंडक्टर है। तो मतलब आपको सी की वैल्यू भी बच्चे पता है कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 100 ओम, और आपको बेटा एल की वैल्यू पता है 8 हेनरी, ठीक है। वोट should be the frequency of the source such that current drawn in the circuit is maximum, करंट ड्रॉन मैक्सिमम बेटा कब होता है, आपको पता है जब हमारा XL बराबर XC हो, जब हमारा इम्पीडेंस क्या आ जाए, R के बराबर आ जाए ना।
तो होता है। और ये कंडीशन कहाँ होती है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 1/2π√LC। तो हमें केवल ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो डायरेक्टली आप इसे सोल्व कर लेंगे। देखो एल भी पता है बेटा, सी भी पता है, अब पाई की वैल्यू आपको नोन रहती है, ठीक है। आगे पूछा इफ द पीक वैल्यू ऑफ द EMF ऑफ द सोर्स इज 200 वोल्ट, मतलब आपको वोल्टेज की जो पीक है ना वो आपको पता है बच्चे 200 वोल्ट है। फाइंड द करंट, तो करंट आपका क्या हो जाएगा, करंट होता है बेटा वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, मतलब अपोजिशन, और अपोजिशन क्या है यहाँ आर के बराबर है। तो 200 अपॉन में जो आपकी आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी 100, ये कट गया बेटा, ये कितना आ गया आपका 2 एम्पियर। इसका मतलब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। बच्चे आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3, draw the graph showing variation of the amplitude of the circuit current with the changing frequency of the applied voltage फॉर द टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, जिसको बोल रहा था मैं कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिससे हम क्वालिटी फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए इस फ्रीक्वेंसी पे होता है मैक्सिमम। ये मान लो रेजिस्टेंस है बेटा R1, यदि मैं रेजिस्टेंस कम कर देता हूँ तो इसका जो पीक है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये हो गया R1 और R2 के लिए बस। यहाँ लेकिन इसने R1 को ऊपर दिया है, R1 ज्यादा है R2 से, ठीक है, इसका मतलब नीचे है ना डन, R1 ज्यादा है R2 से, जितना रेजिस्टेंस घटाते हैं उतना ही करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। डिफाइंड द टर्म शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस व्हिच इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, ये मैंने आपको पीछे ही बता रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बताया था। अंडर व्हाट कंडीशन डज ए सर्किट मोर सेलेक्टिवली, आप ध्यान रखना ये पूछ रहा है कि कौन सा सर्किट आप सेलेक्ट करेंगे, तो जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका सर्किट आपको अच्छा रहेगा, वो LCR आपको बढ़िया रहेगा। कौन सा रहेगा सर्किट आपको बढ़िया, देखो जिसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मिनिमम जिसका रेजिस्टेंस होगा, जिसका L सबसे ज्यादा होगा, जिसका C बेटा सबसे ज्यादा होगा। यदि ये तीन चीजें ज्यादा हुई तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो बढ़िया मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें भी डायरेक्टली वो जो है प्लॉट करवा रहा है ग्राफ कि आप जो है करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाइए LCR सर्किट में, जो मैंने आपको सिखाया था। करंट का ग्राफ बेटा कैसे बनता है, ऐसे बनता है I वर्सेज न्यू का, और अपोजिशन का कैसे बनता है बच्चे, ये उल्टा बनता है यू शेप का, ठीक है, ध्यान रखना है, पीछे कर चुके हैं बात हम, रेजोनेंस कंडीशन भी बता चुके हैं, डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 56, क्या बोल रहा है, वो डू यू अंडरस्टैंड बाय द शार्पनेस, ये बेटा हो चुका है, क्वालिटी फैक्टर के लिए डाइजेशन सिलेबस से कट चुका है बहुत पहले ही, अभी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अपने आप लगाना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, यदि होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में मैसेज कर देना, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे जो है बता दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आओ बेटा 58 क्वेश्चन ना, a resistor of 400 ohm and inductor of 5/pi Henry, आपको बेटा R की वैल्यू पता है, ये आपको H की वैल्यू पता है, और ये आपके पास C की वैल्यू भी गिवन है ना, आर कनेक्टेड इन द सोर्स, ये आपको I इक्वल टू आई नोट, वो सोर्स की वोल्टेज है, इसका मतलब बेटा V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। देखो वोल्टेज आपका पीक भी पता है, आपके पास कितना है 140 है, ओमेगा की वैल्यू बच्चे हमें पता है कितना है 100 पाई टी है। द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज, बेटा ये पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में ना, क्योंकि हमने देखा था कि जो आपका जो वोल्टेज है ना वी आर के निकालना, पहले आप वी एल निकालना, फिर इसको आप वी सी निकालना, तीनों को आप जो है नेट निकालना, और उसके बाद जो आपका पीक है ना वो निकालना, 140 से कंपेयर करना उसकी, बस यही सेम क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन पे अब देखो जो क्वेश्चन आए हैं बेटा, यहाँ तक जो ऊपर वाला पार्ट था ना वो सारा था LCR से रिलेटेड, अभी जो पार्ट है वो है किससे रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मर से ना। अब बेसिकली इसमें ना केवल इस चैप्टर से जो है यही दो तीन ही टॉपिक है इसमें, रेजिस्टेंस वाला, इंडक्टर वाला, कैपेसिटर वाला, और जो LCR है पूरा, या फिर जो रेजोनेंस कंडीशन है, क्वालिटी फैक्टर है। अब जो एक टॉपिक बचा है वो है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में जो पहला ही क्वेश्चन है वो है बेटा कि वाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड, कि जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है वो क्यों लैमिनेट करके रखते हैं। नॉर्मल सी बात है कि वो जो है जो आपका लीकेज होता है उसमें ना फ्लक्स, उसे कम करने के लिए, मतलब एनर्जी लॉस को कम करने के लिए, बस केवल ध्यान रखना। एनर्जी लॉस भी कई तरह के होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। नंबर एक होता है बेटा फ्लक्स लीकेज, आगे आ सकता है ये क्वेश्चन ना, बता देता हूँ यहीं पे, फ्लक्स लीकेज की वजह से एनर्जी लॉस होता है। एक होता है बेटा एडी करंट लॉस, एक होता है बच्चे हिस्टेरेसिस लॉस,
एक होता है बेटा कॉपर या रेजिस्टेंस लॉस। ये 4 तरह के लॉस है जो ट्रांसफार्मर के अंदर आते हैं, जिनकी वजह से जो एनर्जी का जो है हाशिए होता है, मतलब एनर्जी खत्म होती है, थोड़ी सी कम होती है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में था कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर लैमिनेट क्यों करते हैं? नॉर्मल सी बात है, एडी करंट को बचाने के लिए, बस खत्म। ध्यान रखना कि जो एडी करंट की वजह से एनर्जी का लॉस होता है ना, उसे कम करने के लिए बस केवल। आगे लिखा है मेंशन द टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सुटेबल फॉर द मेकिंग कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। कि जो ट्रांसफार्मर नहीं है उसकी कोर जो है किस चीज की बनी होती है, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो ध्यान रखना नंबर एक चीज बेटा, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, सबसे कम उसकी रिटेंटिविटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी रहनी चाहिए उसकी, या कोरेसिविटी भी लो होनी चाहिए आपकी। रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी, ये आपकी कम से कम रहनी चाहिए उस मटेरियल की जिससे आपने कोर को बना रखा है, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस है ना, वो भी कम से कम रहना चाहिए आपका। हिस्टैरिसीस कर्व आपने पढ़ा होगा तो आप वो उसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। जो हिस्टैरिसीस लॉस है बेटा वो भी मिनिमम रहना चाहिए आपका ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। 2017 में क्वेश्चन आया ये वाला। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट इतने। इनपुट पावर आपको गिवन है बेटा, इसका मतलब पी प्राइमरी वाली आपको पावर पता है कितनी है, 2200 वोल्ट। ये पावर नहीं एक्चुअली वोल्टेज है इसका मतलब ना। तो आपको जो है ईपी पता है बेटा, ठीक है। टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इस प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग इतने टर्न्स। आपकी जो एनपी है प्राइमरी में कितनी टर्न्स है, 3000 टर्न्स है बच्चे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, आपको एनएस की वैल्यू निकालनी है। यदि आपकी जो आउटपुट पावर है, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितने वोल्ट पे है, 220 वोल्ट पे है। देखो आपको पता है ट्रांसफार्मर के केस में चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आपको केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई एस अपॉन ई पी इजकल टू बेटा एन एस अपॉन एन पी इजकल टू होता है के। ई एस क्या होता है, वोल्टेज इन सेकेंडरी विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी। एन एस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी। और के होता है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। कि जिस पे डिपेंड करता है कि भाई कोई ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन होगा, ठीक है बेटा। और यदि आपका आइडियल पावर होता है, यदि आइडियली ट्रांसफॉर्मर हो आगे ना, कहीं क्वेश्चन आएगा आगे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में तो जो पावर है आपकी इनपुट वाली और जो पावर है बेटा आपकी आउटपुट वाली वो बराबर होती है। इसलिए जो आपका ये फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे करंट भी आ जाता है, आई पी बाई आई एस इजकल टू ई एस बाई ई पी इजकल टू एन एस बाई एन पी दिस इज इक्वल टू के। ये फॉर्मूला बेटा न्यूमेरिकल्स में सब जगह काम करेगा ट्रांसफॉर्मर के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल पे बेस है, इस फॉर्मूले पे बेस है। आपको क्या क्या गिवन है, ई एस गिवन है, एन पी पता है, ई पी पता है, एन एस निकालना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो आप, निकल जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ो। आगे क्वेश्चन है बेटा 6 क्वेश्चन, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो बेटा जो ट्रांसफॉर्मर है वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि भाई एक कॉइल में यदि आप करंट फ्लो कराते हैं, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली दूसरी कॉइल में जो है करंट जनरेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। वहां गैल्वेनोमीटर आपका जो है कुछ शो करता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं बेटा कि यहाँ की जो फील्ड लाइंस है वो इससे पास आउट होगी, यहाँ फ्लक्स में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी फ्लक्स में चेंज आता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाउ इज द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन लाइन, ये पढ़ लेना, थ्योरी क्वेश्चन है बेटा आराम से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी टू द पॉइंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। कैन ए ट्रांसफार्मर बी यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ए डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज पे बेटा डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी, क्यों नहीं करता, क्योंकि बेटा ट्रांसफार्मर का जो फिनोमिना है ना वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि जो आपका यदि फ्लक्स में दूसरी कॉइल में चेंज आएगा तभी जाके आपका वोल्टेज जनरेट होगा या नहीं होगा। और जो ईएमएफ की इक्वेशन होती है वो होती है बच्चे डी फाई बाई डी टी, कि जब जब फ्लक्स में चेंज आता है तब तब ईएमएफ जनरेट होता है। लेकिन जो डीसी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, डीसी का जो करंट है
वो आपका कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। यदि आपका बेटा करंट ही चेंज नहीं होता, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉइल के अंदर म्यू नॉट एन आई, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। यदि बेटा बी कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है कि जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स होता है बच्चे बी इंटू ए, बी भी कांस्टेंट तो आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया बेटा। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का जो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें ईएमएफ जनरेट ही नहीं होता, इसलिए आपका डीसी पे जो है ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। अगला क्वेश्चन है बेटा, मेंशन वेरियस एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर। ये मैंने आपको पीछे बता रखे हैं 4 तरह के लॉस, कि आपका हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस और या फिर फ्लक्स लीकेज लॉस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है देखो 2019 में आया ये सवाल ना, ठीक है। लिखा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिक्रीज हाई एसी वोल्टेज इनटू ए लो एसी वोल्टेज। ये नॉर्मल सी बात है कि आपका जो हाई एसी को लो एसी में कर रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मर बनाना है आपको स्टेप डाउन वाला ना। स्टेट इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, राइट इज फोर्स एनर्जी लॉस, 4 जो मैं पीछे बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो टू द पॉइंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में छपा हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये 2019 में आया था बेटा। लिखा है इसमें ए स्मॉल टाउन वोल्टेज, स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट is situated 20 kilometer away from an electric plant generating power at 440 वोल्ट ना। ये बोल रहे हैं कि उन्हें डिमांड कितनी है, इतने किलोवाट की है इलेक्ट्रिक पावर की, इतने वोल्ट पे ना, जो कि कहाँ है 20 किलोमीटर दूर है, जो जनरेट करता है एट 440 वोल्ट पे। ठीक है। The resistance of the two wire lines carrying power is 0.5 ohm per kilometer। जो उन्होंने तार डाल रखी है वो जो है उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है 1 किलोमीटर के हिसाब से। द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रो 4000 और 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जो है आपको पावर मिलनी है सब स्टेशन के थ्रू। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि आपकी जो जब आपकी जो पावर है वो आप तक आएगी तो उसमें कितना एनर्जी लॉस होगा ये निकालना है बस केवल। तो बेटा ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो आपको पावर गिवन है, पावर कितनी है आपके पास 1200 किलोवाट है आपके पास पावर ना। ठीक है, जो आपको चाहिए ना, डिमांड जितनी की है आपके पास ना। आपके पास जो सप्लाई है उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, और आपका जो रेजिस्टेंस है उसने बोला कि 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.5 ओम है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे क्या है 0.5 ओम है ना। ओके, अब आप यहाँ पे जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो कितना है आपके पास 4000 है, जो उसने सप्लाई कर रहा है, जो यहाँ से ट्रांसफार्मर से आ रहा है उसका वोल्टेज भी आपको पता है। जो सेकेंडरी का वोल्टेज है वो कितना है आपको 220 का चाहिए। आपकी डिस्टेंस कितनी चलनी है भाई 20 किलोमीटर चलना है आपको जो पावर को लेके। ठीक है, तो आपकी जो पावर है बेसिकली वो क्या होती है, प्राइमरी पावर निकाल लेते हैं पहले ना, वो होती है वी प्राइमरी वाला इंटू आई पी वाला। तो पहले इसे कैलकुलेट कर लो, आप देखो कितनी बन जाएगी बेटा ये। वीपी आपकी कितनी है, वीपी है आपके पास 4000 इंटू आईपी आपको नहीं पता, पहले आईपी निकालेंगे। और यदि मैं पावर लॉस ना लगाऊं तो आपको पता है कि ये ईपी इंटू आरपी भी होगा, क्योंकि यहाँ जो आई एस इंटू वी एस भी होना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंडरी पावर है वो ये आपकी प्राइमरी पावर के बराबर होगा। तो आई एस की वैल्यू कितनी है आपके जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आपका 200, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम है बेटा, डिस्टेंस आपकी 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे यदि मैं डालूँ तो आपकी पावर कितनी है 1200 किलो ओम है। 1200 किलो ओम इंटू 10 की पावर जो है कितनी कर देंगे इसमें 1000 कर देते हैं। ठीक है, इंटू आई एस की वैल्यू कितनी है बेटा ये निकाल लो आप केवल बस। आई एस तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है, कितनी है 1। तो यहाँ से बेटा आई पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आई पी हमारे पास सोल्व करने के बाद आएगा, ये आया बेटा 300 एम्पियर। तो प्राइमरी जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 300 एम्पियर है, और पावर लॉस क्या होता है आई स्क्वायर आर। बस आई की वैल्यू आपको पता है 300 इंटू 300, आर की वैल्यू बेटा कितनी है, रेजिस्टेंस अब कितना है देखो 0.5 है एक लाइन के लिए, और 20 किलोमीटर की लाइन है। तो भाई 20 किलोमीटर इंटू 2 लाइन के लिए रेजिस्टेंस जो है आपका, और टोटल आपकी कितनी डिस्टेंस होगी इतनी हो गई, और एक का कितना रेजिस्टेंस है 0.5 है।
जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास पावर आएगी बेटा 1/8 10 की पावर 5 वोट। तो ये थी बेटा हमारी आपकी आज की वीडियो कि जिसमें हमने जो है कुछ ट्रांसफॉर्मर के या फिर बेसिकली जो भी क्वेश्चंस अब तक बोर्ड में आए हैं ना, वो हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको जो आपको करने हैं। जैसे कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी पहले क्वेश्चन है, ES बाई EP इजकल टू NS बाई NP इजकल टू K, और यदि पावर आपकी आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो वो रहेगा IP बाई IS। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, टू द पॉइंट बेटा, ठीक है। आगे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं आपको, ये वाले देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये आपको ट्राई करना है खुद से, ठीक है। ये कंपटीशन के पर्पज से भी है और हो सकता है बोर्ड में भी 5-6 क्वेश्चन शुरुआत में आएंगे आपके ना, तो ये आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरे को आंसर कमेंट में मैसेज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है सर, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा कमेंट जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ना, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगी ना उतना ही ज़्यादा बच्चे थोड़ा सा सक्सेस होंगे और थोड़ा सा बच्चे की हेल्प हो जाएगी ना। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो है बच्चों को बड़ी डिमांड रहती है, क्वेश्चन मिलते नहीं है इजीली ना। तो मैंने ये बड़ी मेहनत करी है इस वीडियो पे, तो कोशिश करना बेटा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।